RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 11 के तीसरे चैप्टर आवर्त सारणी या तत्वों के गुणों का निर्धारण जो था, इस चैप्टर में हमने आपको अनेक नियमों जैसे प्राउट का नियम है, न्यूलैंड का स्टक नियम है, डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत था, इनके बारे में जानकारी आपको दे दी थी। लेकिन इन नियमों में कुछ न कुछ कमी रही, तत्वों के अध्ययन के करने में कुछ मुश्किलें पैदा हुई, तो इसलिए इन नियमों को खारिज कर दिया गया, इन नियमों की मान्यता समाप्त हो गई। इसी क्रम में लगातार वैज्ञानिक अपने नए प्रयोग करते रहे, नए नियमों का प्रतिपादन करते रहे, जिनमें एक नियम आया फिर लोथर मेयर नामक वैज्ञानिक ने अपना एक ग्राफ प्रदर्शित किया। ये ग्राफ उन्होंने 1869 में प्रस्तुत किया था और तत्वों के गुणों में स्पेशली उनके आयतन और उनके द्रव्यमान के बीच जब उन्होंने ग्राफ खींचा तो उस ग्राफ के अनुसार उन्होंने पाया कि कुछ तत्व जो ग्राफ में शीर्ष पर थे उनके गुण एक समान थे, जो डिसेंडिंग ऑर्डर पर थे उनके एक जैसे गुण थे, और जो असेंडिंग ऑर्डर पर थे यानी ऊपर की ओर चढ़ते हुए ग्राफ पर थे उनके गुण एक जैसे थे। तो इस ग्राफ को समझने के लिए हम पहले इसका एक हल्का सा चित्र लेकर चलते हैं, तब हम आपको इस ग्राफ को समझाएंगे। लोथर मेयर वक्र को आप फिलहाल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें उसने एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान और एटॉमिक वॉल्यूम यानी परमाणु आयतन को वाई अक्ष पर लेकर इनके बीच ग्राफ खींचे। जो ये ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वो ग्राफ था। इस प्रकार से ग्राफ खींचने पर उसने देखा कि जो टॉप पर थे, यहाँ ये टॉप पर कुछ तत्व उपस्थित थे तो उनके गुण एक समान थे। जैसे कि आप लोग आगे पढ़ेंगे, ये विद्युत धनी तत्व होते हैं और इनको एल्कली धातु यानी अक्षारीय धातु कहा जाता है। तो जो टॉप पर उपस्थित थे, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, ये सब टॉप पर होने के कारण इन सभी के गुण एक जैसे थे। इसी प्रकार के अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए, ये जो आपकी डिक्रीजिंग साइड है ये इस टाइप से, तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, तो इनको कम विद्युत धनी तत्व कहा जाता है। तो जो आपकी डिक्रीजिंग पोजीशन थी, डिसेंडिंग ऑर्डर था, उस पोजीशन पर पाए जाने वाले इन सभी तत्वों के गुण एक समान पाए गए। उसके पश्चात फिर एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये इस ऊपरी लाइन पर है फ्लोरीन है, इस छोटी तिरछी लाइन पर क्लोरीन है, ये यहाँ पर आपका ब्रोमीन, इस लाइन पर आयोडीन। यानी जो असेंडिंग ऑर्डर में था तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिनको यानी विद्युत ऋणी तत्व कहा जाता है, हेलोजन कहा जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी तत्व एक जैसी पोजीशन पर थे, यानी इनके गुण एक समान थे। तो इस प्रकार से इस ग्राफ के अनुसार लोथर मेयर ने ये सिद्ध किया कि तत्वों के जो रासायनिक और भौतिक गुण है वो उनके परमाणु द्रव्यमान और परमाणु आयतन पर निर्भर करते हैं। तो आप इस ग्राफ को याद करने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, केवल इसमें पॉइंट याद कर लेना कि एक ऊपरी सिरे पर यानी चोटी पर उपस्थित तत्वों के गुण एक समान थे, जबकि आधार पर उपस्थित तत्वों के गुण एक समान थे। तो इस ग्राफ के अनुसार उसने परमाणु द्रव्यमान और तत्वों के गुणों में संबंध को सिद्ध कर दिया था। वैसे तो न्यूलैंड ने भी ये बता दिया था कि तत्वों के जो गुण होते हैं वो गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन इस लोथर मेयर के ग्राफ से, इसके वर्गीकरण से ये सिद्ध हो गया कि तत्वों के जो गुण हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमान आदि पर निर्भर करते हैं। तो इसी टेबल के द्वारा आपने अभी जो एक ग्राफ देखा है, इसके द्वारा आपने भी देख लिया होगा कि एक जैसे तत्व एक जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी जिनकी पोजीशन उस ग्राफ में एक जैसी थी। ये वर्गीकरण उन्होंने 1869 में दिया था।
इसी के साथ साथ फिर 1869 में ही एक रूसी वैज्ञानिक आए जिन्होंने इन सभी पुराने वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी एकत्र की और उनके नियमों के अनुसार अपना एक नया नियम दिया और उनका नाम था दमित्री मेंडलीव, जिसको मेंडलीफ भी कहा जाता है। तो दमित्री मेंडलीव या केवल मेंडलीव ने अपना एक नया नियम दिया जिसे आवर्त नियम कहा गया, आवर्त नियम। और इसी नियम के आधार पर इसको आवर्त सारणी कहा गया, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है। अभी तक हमने जो अध्ययन किया है विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों का, उनके द्वारा दिए गए नियमों का, उससे आगे अब ये जो दमित्री मेंडलीव ने अपना नियम दिया था उसके बारे में क्या जानकारी प्रदान की जा सकती है, ये ही मुख्य है। तो मेंडलीफ ने अपने रिसर्च के आधार पर, भाई पुराने वैज्ञानिकों ने, किसी ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर गुणों का अध्ययन किया, किसी ने गुणों के आधार पर परमाणु द्रव्यमान पर रिसर्च की और अपने नियम देते रहे। लेकिन मेंडलीफ ने इन दोनों को एक साथ इकट्ठा कर दिया। उन्होंने क्या किया कि अनेक युक्त तत्वों का अध्ययन किया, उनके द्वारा बनाए गए ऑक्साइडों और उनके द्वारा बनाए गए हाइड्रोजन के यौगिकों को यानी हाइड्राइडों के आधार पर यौगिकों के रासायनिक गुणों, न केवल तत्वों बल्कि उनके ऑक्साइडों और हाइड्राइडों वाले यौगिकों के गुणों का अध्ययन किया। और उन्होंने देखा कि उन यौगिकों के सूत्र एक जैसे थे जो समान गुण प्रदर्शित करते थे। जैसे कि उन्होंने लिथियम और सोडियम को देखा, तो जब उन्होंने देखा इनके ऑक्साइडों को, तो उन्होंने पाया कि इनके दोनों के ऑक्साइडों के सूत्र N2O के रूप में थे। तो इस आधार पर उन्होंने हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखा तो LiH और NiH पाया गया। फिर इन गुणों के आधार पर ही उन्होंने परमाणु द्रव्यमान और उन गुणों के अनुसार एक सारणी बनाई जिसको उन्होंने आवर्त सारणी नाम दिया। वैसे उन्होंने अपना जो नियम दिया था वो तो 1869 में ही दे दिया था, लेकिन आवर्त सारणी जो इनकी पब्लिश हुई थी वो 1871 में हुई थी। और इस समय तक भी लगभग 63 तत्व ही ज्ञात थे जो कि न्यूलैंड के समय थे। उसके बाद तक नए समय तक भी आपके 63 तत्व रहे, उसके पश्चात अन्य तत्वों की खोज होनी शुरू हुई। न्यूलैंड ने तो 8 तत्वों के पश्चात समान गुणों में समानता प्रदर्शित की थी, लेकिन मेंडलीव ने निश्चित तत्वों की संख्या को हटा दिया और उन्होंने अपना एक नियम दिया जिसे मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं। मूल आवर्त नियम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मेंडलीव इसको कहा गया। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल में ये 1869 में ही मेंडलीव ने दे दिया था। इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले हम उस नियमों को बताते हैं, नियम के पश्चात इसकी आवर्त सारणी को लेकर चलेंगे। मेंडलीव ने बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन यानी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। अब एक्चुअल में ये फंक्शन होता क्या है, फलन होता क्या है, ये गणित में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जनरली y इक्वल टू fx लिख देते हैं हम फलन को। इसका अर्थ क्या है कि y का मान x के मान पर निर्भर करता है। अगर x का मान बदलता जाता है तो y का भी बदल जाएगा। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में अलग अलग प्रकार से हो सकता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन y और इक्वल टू fx के अनुसार जो y का मान है वो x पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर आवर्ती फलन क्या है, तो उसके अनुसार क्या कहा गया कि जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात, 8, 9, 10 संख्या निश्चित नहीं थी, बस निश्चित अंतराल के पश्चात उनके गुणों में समानता प्रदर्शित होती है। इसे ही आवर्ती फलन कहा गया। और इन गुणों को, जो गुणों में समानता पाई गई, उसको आवर्तिता कहा गया, पेरियोडिसिटी कहा गया, आवर्तिता। अब यहाँ पर मैं 2 शब्द आपको बताऊंगा, एक तो है आवर्ती और एक शब्द है आपका आवृत्ति। 2 शब्द हैं।
देखिए आवृत्ति, पुनरावृत्ति, बार बार जब आता है, जैसे एक लाइन ये हुई, एक लाइन ये, एक लाइन ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये पुनरावृत्ति, आवृत्ति है। कितनी बार आया है वो तो है आवृत्ति। लेकिन जब यहाँ इनके गुणों में एक प्रकार से समानता पाई जाती है तो उसको कहा जाता है आवर्ती। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम ये आवर्ती, पीरियोडिक प्रॉपर्टी यानी आवर्ती गुण के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम भी यही है। तो मैं एक बार आपको बता रहा हूं कि मूल आवर्त नियम क्या था, उसके पश्चात हम आवर्त सारणी को लेकर चलेंगे। मेंडलीव के मूल आवर्त नियम में ये कहा गया था कि तत्वों का मूल गुण उनका परमाणु भार होता है, अर्थात तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो उनके एक निश्चित अंतराल के पश्चात गुणों में समानता प्रदर्शित होती है। इसे ही मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहा जाता है। और मेंडलीव के मूल आवर्त नियम के आधार पर बनाई गई आवर्त सारणी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहलाती है। अब हम इस आवर्त सारणी को चित्र के द्वारा समझेंगे और इसकी व्याख्या लेकर चलते हैं। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी, जिसमें उन्होंने क्या किया कि अलग अलग यौगिकों के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया था तत्वों का। अब वे यौगिक क्या थे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, वे हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के यौगिक थे, जिनमें पहले हाइड्रोजन RH, R अगर हम एलिमेंट को लेकर चलें, तत्व को लेकर चलें तो RH, RH2, RH3, RH4, यानी कि 1 से लेकर 4 तक हाइड्रोजन के सापेक्ष जिन तत्वों की संयोजकता बढ़ रही थी, पहले उन तत्वों को लिखा, फिर से ये RH3, RH2, RH1 के रेस्पेक्ट में, और ये अलग जो हाइड्रोजन के साथ यौगिक निश्चित तौर पर नहीं बना रहे थे। इसी प्रकार से उन्होंने ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में भी अनेक यौगिकों का निर्माण किया और तत्वों के बारे में अध्ययन करके अपनी ये आवर्त सारणी बनाई। उस समय तक लगभग 63 तत्व ज्ञात थे, लेकिन मेंडलीव ने अपनी इस आवर्त सारणी में उन तत्वों को सभी जगह जहां पर जिसके गुण मिले उसके अनुसार उन्होंने इसमें रखा था। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, लिथियम का 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। तो इस प्रकार से उन्होंने उन परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में उसको रख दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब वो देखिए उन्होंने इसके आधार पर संरचना में क्या क्या दिया। उन्होंने यहाँ जो ये खड़ी लाइनें बनाई गई, इनको नाम दिया कॉलम, ग्रुप या समूह। तो इस आधार पर उन्होंने ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 रोमन अंकों में 4, 5, 6, 7 और 8, यानी उन्होंने मूल आवर्त सारणी में 8 खड़े कॉलम बनाए जिन्हें समूह या ग्रुप कहा गया। इसी प्रकार से उन्होंने 12 लाइनें अक्षैतिज रूप में रखी। इन 12 लाइनों को उन्होंने कहा श्रेणी। तो 12 श्रेणी या आवर्तों का निर्माण उन्होंने किया। इनको आवर्त भी, जैसे ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, इसी प्रकार से ये चौथा आवर्त था, यहाँ पर ये 5वां आवर्त बना दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में 12 तो अक्षैतिज पंक्तियां ली गई और 8 ले दिए गए ऊर्ध्वाधर कॉलम। इसमें इन्होंने इन 12 पंक्तियों को 7 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था, यानी उनको 7 आवर्तों में बांट दिया था। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ जगह खाली स्थान भी छोड़े थे, जैसे 44 पर खाली स्थान छोड़ रखा है, ये यहाँ 68 पर, ये 72, 75 पर तो आपका आर्सेनिक है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या देखा भाई, जब परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखना था तो जैसे न्यूलैंड ने एक एक करके रखते हुए चले गए, 8वें तत्व पर आए थे। तो यहाँ कैल्शियम के बाद उस समय टाइटेनियम ज्ञात था सीधे रूप में, स्कैंडियम ज्ञात नहीं था। बाद में पता चला था, स्कैंडियम तत्व की खोज बाद में हुई थी। तो टाइटेनियम अगर हम न्यूलैंड के अनुसार देखें तो जस्ट इस तीसरे ग्रुप में आना चाहिए था, लेकिन जो टाइटेनियम के यौगिक थे उनके गुण तीसरे समूह के तत्वों से बिल्कुल नहीं मिलते थे, चौथे के यौगिकों से मिलते थे। इसलिए उन्होंने टाइटेनियम को चौथे समूह में रख दिया और ये स्थान खाली छोड़ दिया।
जिसकी खोज बाद में हुई थी। इसका कुछ न कुछ फायदा भी हुआ था, नुकसान भी, ये कमी भी थी कि खाली स्थान क्यों छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से इस आवर्त सारणी का उन्होंने निर्माण किया। अब यहाँ पर इस आवर्त सारणी का लाभ क्या हुआ? सबसे पहला लाभ तो यही था, देखिए जब तत्वों को एक निश्चित क्रम में रख दिया तो उनके गुणों के अध्ययन में आसानी हो गई, उनकी सुविधा हो गई, यानी तत्वों को याद रखना आसान हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने एक दूसरा पॉइंट दिया था कि तत्वों का सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए इस सारणी का प्रयोग किया जा सकता है। जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई तो बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार लगभग 13.5 माना जाता था। 13 जो कि कार्बन 12 और नाइट्रोजन के बीच में था। लेकिन जब ये गुणों के आधार पर यहाँ पर तत्व आ गए तब उन्होंने देखा कि बेरिलियम के गुण इस ग्रुप से मिलते हैं, न कि यहाँ कार्बन के चौथे और पांचवें ग्रुप से। तो उन्होंने इसको जब दूसरे ग्रुप में रखा तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि इसका जो बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान है वो बोरोन 11 से कम है, और 11 से कम इधर 7 था तो 8, 9, 10 वगैरह होगा, जो बाद में रिसर्च करने पर पता चला कि 9.4 है। ये जो इसमें परमाणु द्रव्यमान लिखे गए हैं ये उस समय के हैं जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी निश्चित की थी। बाद में इनके परमाणु द्रव्यमान बदले भी थे, तो हो सकता है जैसे हमने यहाँ पर बेरिलियम 9.4 लिखा हुआ है, लेकिन बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 9 होता है, तो उस आधार पर ये 9.4 की बजाय 9 ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी का निर्धारण किया गया। अब एक सबसे बड़ा फायदा जो मेंडलीफ का था वो ये था कि जो इसने ये खाली स्थान छोड़ दिए थे, तो इन खाली स्थान के आधार पर मेंडलीफ ने भविष्यवाणी की कि वैज्ञानिकों लग जाओ लाइन पर, तैयारी कर लीजिए अपने नए तत्वों की खोज, यानी यहाँ पर जो तत्व नहीं आए उनकी खोज होना अभी बाकी है, तो आप रिसर्च कीजिए और इन नए तत्वों की खोज कीजिए। यानी मेंडलीफ की यह आवर्त सारणी, मूल आवर्त सारणी, नए तत्वों की खोज की प्रेरणा भी देती थी। इस गैप के, इस खाली स्थान के बारे में एक सबसे बड़ी बात, जो इसका सबसे बड़ा फायदा था, वो देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए इन्होंने बोरोन के नीचे खाली स्थान छोड़ा है, उसके नीचे इटरबियम, DI, ER वगैरह लिखे हैं, और एल्यूमिनियम के नीचे ये खाली स्थान। इसी प्रकार से यहाँ सिलिकॉन के नीचे ये खाली स्थान आया हुआ है। तो यहाँ ये स्थान बोरोन के नीचे मान लीजिए, ये खाली स्थान आपका एल्यूमिनियम के नीचे। तो जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी तो उसने इन तत्वों का नाम ईका, EKA, एक संस्कृत का उपसर्ग होता है जिसका मतलब होता है इसी तरह का, सेम, इस जैसा ही। तो उन्होंने यहाँ पर इस तत्व का नाम लिखा था ईका बोरोन, EKA BORON, ईका बोरोन। इसका नाम लिखा था ईका एल्यूमिनियम, और इसका नाम लिखा था ईका सिलिकॉन। जो बाद में जब खोज हुई तो इस ईका बोरोन का नाम पाया गया स्कैंडियम, ईका एल्यूमिनियम का नाम पाया गया गैलियम, और यहाँ पर जो इस सिलिकॉन के रेस्पेक्ट में था इसका नाम पाया गया जर्मेनियम। तो बाद में इनके नाम बदल दिए गए, लेकिन उसने ईका बोरोन, ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन के नाम से इनको प्रदर्शित किया था। तो एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में इस ई का नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो ये मेंडलीफ के ई का तत्व कहे जाते हैं, और उनकी खोज बाद में हुई थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी निर्धारित होने के पश्चात। अब अगर हम लेकर चलें तो कुछ पॉइंट्स आते हैं मेंडलीफ की इस मूल आवर्त सारणी के दोष। भाई इसमें कुछ न कुछ कमियां भी थी, तो उन कमियों को दूर करते हुए बाद में नई पीरियडिक टेबल बनी। तो उन्हें दोष क्या थे, 2-4 दोष हम इनमें लेकर चल सकते हैं। देखिए सबसे पहला दोष तो यही था कि इसमें जो गैप छोड़े गए हैं ये नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि जब गैप खाली स्थान आ गए तो फिर यहाँ पर इस पीरियडिक टेबल का फायदा क्या हुआ। लेकिन मेंडलीफ की भी मजबूरी थी, क्या करता बेचारा जब उस समय तक ये तत्व ज्ञात ही नहीं थे। इसी प्रकार से एक दूसरा दोष और था, वो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा, Fe56, कोबाल्ट 59, निकिल 59 और कॉपर 63। इन सब के परमाणु भार अलग अलग हैं, कोबाल्ट और निकिल के एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इन सबको एक साथ रख दिया। इसमें 104, 104, 106, 108 इनको एक साथ रख दिया, यानी अलग अलग परमाणु भार वाले तत्वों को एक साथ रखा गया। इसी प्रकार से आप आगे पढ़ेंगे, जैसे ये टेल्यूरियम 125 और आयोडीन 127 है, तो इनमें टेल्यूरियम का परमाणु भार ज़्यादा होता है आधुनिक खोजों के अनुसार, तो इसको पहले रख दिया गया, ये बाद में। लेकिन उस समय बेचारा जब इसका परमाणु क्रमांक 125 ही ज्ञात था तो मेंडलीफ की भी कोई कमी नहीं थी, उसने जो इसको इनके साथ रख दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रत्येक ग्रुप में उसने 2-2 लाइनें क्यों बना दी, 2 कॉलम के रूप में क्यों रखे गए, ये भी इसका एक दोष ही था।
और चूंकि उस समय तक समस्थानिक और संभारिक ज्ञात नहीं थे, इसलिए उनको भी इसमें स्थान नहीं दिया गया। तो ये कुछ दोष थे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के, लेकिन मेंडलीव ने अपना सबसे पहला सफल प्रयास किया, जिसके अनुसार उसने तत्वों को एक निश्चित क्रम में रखा। उनके अनुसार उनको एक निश्चित क्रम में याद किया जा सकता था। तो मेंडलीव का योगदान अतुलनीय है, इसीलिए आज भी हम इस आवर्त सारणी को मेंडलीव की ही आवर्त सारणी कहते हैं, भले ही इसमें कोई चेंज कितना भी हो गया हो। तो आगे आने वाली वीडियो में हम आपको मेंडलीव की इस आवर्त सारणी में जो संशोधन हुआ वो और उससे आगे आने वाली दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में जानकारी देंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको जो समझाया, उम्मीद करते हैं वो आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।